वहाँ कोई लिंक नहीं है, अब जाके उन्होंने मुझको लिंक भेजा है। देन इट्स नाउ कनेक्टेड। एक तो यार ये रिकॉर्डिंग जब शुरू हो तब कीजिएगा प्लीज। कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? क्लास शुरू हो तो रिकॉर्डिंग कीजिएगा प्लीज, अभी ना करें रिकॉर्डिंग। विल्स कॉलेज को जो भी देख रहे हैं होस्ट प्लीज। So let me to discuss something. In the previous class we talked about the um, nervous system, isn't it? We discussed about the nervous system in the previous class, and I discussed through the potential difference. हमने potential difference तक पढ़ा था और उसके अंदर क्या important चीजें थी वो आपसे मैंने share की थी. So let me to share my screen now. So let me to share my screen with you now, just for a while. Right, now let me to discuss now, and I'm just going to share the screen with you. Please focus it now here. जी बेटा स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? पोटेंशियल डिफरेंस की कल बात हम कर रहे थे क्लास में। तो पोटेंशियल डिफरेंस असल में जो स्टिमुलस हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे बनता है और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। नाम तो हम शुरू से सुनते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड इन द ब्रेन एंड सेंड टू द इफेक्टर्स। लेकिन कैसे इम्पल्स होता क्या है, पहले तो हम इम्पल्स का नेचर जाने कि इम्पल्स का नेचर क्या होता है। So potential difference के लिए हम कह रहे हैं potential difference is caused by a difference in the electrical charge on the inside of the plasma membrane compared to the outside. Plasma membrane के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। खैर नेगेटिव तो हम नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम पॉजिटिव चार्ज पढ़ते हैं जिसमें दो तरह के पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पोटेशियम। दोनों को प्लस करके हम मेम्ब्रेन से बाहर भी काउंट करते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में भी काउंट करते हैं। तो फिर देखते हैं कि कहाँ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है। जहां ज्यादा होंगे उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, जहां कम होते हैं उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो कहते हैं कि इन अ रेस्टिंग न्यूरॉन से मुराद होता है कि एक न्यूरॉन इस वक्त कोई इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है कोई स्टिमुलस नहीं आया होगा, इसलिए कोई इम्पल्स जनरेट नहीं होता। In a resting neuron, both sides of the membrane have a positive charge. यानी दोनों तरफ, क्योंकि नेगेटिव हमारे सिलेबस में नहीं है। But the inside is less positive than the outside. क्यों? Because the inside is negative. This is because negative compared to the outside. Negative नहीं होता लेकिन positive charges कम होते हैं. So potential difference always refer to the inside of the membrane. तो आप हमेशा जब आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो इनसाइड को रेफर करेंगे, आउटसाइड को हम कभी भी रेफर नहीं करते। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, तो हम कहते हैं -70 मिली वोल्ट। इसलिए यहाँ पे लिखा है refer to the inside of the membrane, and they refer to a specific numerical value -70 millivolt. In this case, the inside is 70 millivolt less positive than the outside, hence -70 millivolt. ठीक है? अच्छा. All animal cell have a potential difference across their plasma membranes. और ये बहुत जरूरी है होना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेम्ब्रेन के आर पार नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो सेल कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, वो हमारी बॉडी की कम्युनिकेशन सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो चाहे वो न्यूरॉन हो, चाहे वो बॉडी का कोई भी सेल हो, उसके अंदर जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा वो ब्रेन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता।
इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना हर सेल के लिए जरूरी है। तो हम कहते हैं ऑल एनिमल सेल हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हम कहते हैं कि पोलराइजेशन होगी, क्योंकि इनसाइड और पॉजिटिव के, इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज डिफरेंस है, इसको कहते हैं पोलराइज। द मेम्ब्रेन्स आर सेड टू बी पोलराइज। इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन किस स्टेज में है? पोलराइज स्टेट में है, क्योंकि डिफरेंस मौजूद है। इन मोस्ट सेल दिस इज फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स होता है। न्यूरॉन, देखो न्यूरॉन्स, मसल सेल्स एंड रिसेप्टर्स आर एक्साइटेबल। अच्छा, अब देखो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर डिफरेंस तो लाजमी होगा, रिस्पॉन्ड तो वो करेंगे जरूर। लेकिन तीन ऐसी सेल्स हैं, न्यूरॉन है, मसल है और रिसेप्टर है, जो कि एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल का मतलब होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है किसी स्टिमुलस की वजह से। अब आप सवाल करोगे कि क्या सर आम सेल का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंज होता है ना, वो टोटली इन तीनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मसलन मैं एक मिसाल दूं आपको। फॉर एग्जांपल, आप जैसे डोमिनो इफेक्ट होता है ना, डोमिनो इफेक्ट पे आपने बहुत सारे ब्लॉक लगाए होते हैं, आप एक ब्लॉक को धक्का देते हो तो वो आगे जा जाके सबको गिरा रहा होता है। अब इसमें जो एक्साइटेबल सेल है ना, वो आपका पहला बॉक्स है जिसको आप अपने हाथ से धक्का देके गिरा रहे हो। यानी इसका मतलब है जो आपके हाथ का धक्का है वो स्टिमुलस है, और जो पहला बॉक्स है वो एक्साइटेबल है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बाकी सेल्स उसी एक्साइटेशन को आके लेके जा रहे होते हैं। तो इसी तरह आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो एक्साइटेबल तो नहीं है, लेकिन वो मसल्स या न्यूरॉन या रिसेप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट जरूर होते हैं। तो ये तीन ऐसे हैं जिसमें रिसेप्टर क्या करता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, और न्यूरॉन जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, उस स्टिमुलस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और फिर न्यूरॉन मैसेज किसको देते हैं, मसल को, क्योंकि वो इफेक्टर है। तो रिसेप्टर स्टिमुलस लेता है, देता है मोटर सेल्स को या न्यूरॉन को, और वो फिर मसल सेल्स को। अच्छा, द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिवर्स्ड। अच्छा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप रिवर्स करते हैं, इसको हम फिर कहते हैं डीपोलराइजेशन। रिवर्स से मुराद ये है, एक सेल है, दो वैल्यूज याद रखो, एक -70 मिलीवोल्ट और एक को हम कहते हैं +40 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट उस वक्त रहता है कि जब आपकी जो सेल्स है या न्यूरॉन्स है, कोई भी सेल है, वो रेस्टिंग स्टेज में है, उसके अंदर कुछ खास काम नहीं हो रहा, कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं होता, नॉर्मल फिनोमेना है। तो उस वक्त बेसिकली वो क्या है, वो -70 में है, और उसको हम कहते हैं पोलराइज स्टेट। तो जितने भी पोलराइजेशन या जो भी पोलराइज स्टेट के अंदर सेल्स होते हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी स्टिमुलस आता है और किसी सेल को टच करता है और उस स्टिमुलस उसको डिटेक्ट करता है, तो डिटेक्शन कैसे होती है स्टिमुलस की? बाय डीपोलराइजेशन। अगर कोई सेल डीपोलराइज हो रहा है, इसका मतलब है इस वक्त वो किसी स्टिमुलस को पकड़ रहा है, किसी स्टिमुलस को चेक कर रहा है, कोई स्टिमुलस आ रहा है। इसलिए रिवर्स क्या होगा, अंदर साइटोप्लाज्म +40 मिलीवोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब है इंटरनल साइटोप्लाज्म ज्यादा पॉजिटिव होगा, आई मीन कम नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड, उल्टा हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिवर्स, अ प्रोसेस कॉल्ड डीपोलराइजेशन। अब यहाँ भी एक सवाल उठता है कि आप कहते हैं कि सर डीपोलराइज का मतलब तो होता है कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि -70 से +40 पे आता है, तो +40 भी तो चार्ज है ना, पोलराइज होना चाहिए। जब आप -70 से +40 की तरफ जाते हैं तो आपको जीरो से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप जीरो की तरफ आ रहे हैं, इस सेंस की वजह से इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। आप डीपोलराइज स्टेट पे रुकते नहीं हैं, आगे भी जाते हैं, लेकिन चूंकि डीपोलराइजेशन से गुजर रहे होते हैं, इसलिए इसको डीपोलराइजेशन का नाम देते हैं। So it is called depolarization because the potential difference is decreased and then cancelled out before being reversed. यानी पहले क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिफरेंस आहिस्ता से जीरो की तरफ आएगा, और फिर कैंसिल हो जाके ना आगे फिर मजीद बढ़ेगा। Potential differences are set up due to the unequal distribution of ions. अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये बेसिकली आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो खैर फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी होगी, वो इलेक्ट्रॉन के सेंस में होती है। एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो करते हैं, जिसको आप करंट कहते हैं,
और आप कहते हैं जितना वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होगा, वहां वोल्टेज डिफरेंस का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ क्या है, यहाँ भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, बल्कि यहाँ पॉजिटिव आयंस फ्लो करते हैं उस जगह से जहाँ पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं, उस जगह से जाते हैं और उस तरफ जाते हैं जहाँ पॉजिटिव आयन कम होते हैं। इसका मतलब है ये कन्वेंशनल करंट की एक मिसाल है, जो आपको फिजिक्स में बताया गया था कि कन्वेंशनल करंट जो है एक वर्चुअल करंट होता है, इमेजिनरी होता है, होता नहीं है। असल में बिल्कुल होता है, लेकिन ये कहाँ होता है? बायोलॉजी में लिविंग बॉडीज की बॉडी के अंदर होती है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होने की वजह से कम जगह की तरफ मूव करते हैं। इसीलिए इसने यहाँ पे एक बात लिखी है कि potential difference are set up due to the unequal distribution of ion charge particle on either side of the membrane। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो एक जगह पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक जगह पे कम होंगे, जिससे डिफरेंस जनरेट होता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो डिफरेंस कैसे होता है। ये डायग्राम देखिएगा बेटा, ये है मेम्ब्रेन, किसी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आउटसाइड है, सेल से बाहर की जगह है, और ये सेल के अंदर, ये न्यूरॉन दिखाया गया है, न्यूरॉन है। इसलिए यहाँ लिखा है कि ये जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। साइटो, ये कि न्यूरॉन है यहाँ पे, और ये नर्व फाइबर है, मोटर सेल है या कोई भी है, बाहर टिश्यू फ्लूइड है। और आप देखिए कि इसके अंदर लगा है एक प्रोटीन पंप, जिसका नाम है सोडियम पोटाशियम पंप। अच्छा, सोडियम पोटेशियम पंप का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक वक्त में दोनों आयन को पंप करता है, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में। सोडियम को पंप करता है बाहर और पोटेशियम को पंप करता है अंदर। इसका मतलब ये हुआ, इसकी पंपिंग की वजह से सोडियम बाहर ज्यादा होंगे और पोटेशियम अंदर ज्यादा होंगे, क्योंकि पंपिंग फिनोमिना है। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप ये कहें कि ये सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर पंप कर रहे हैं, तो इनकी जो पंपिंग होती है वो अनइक्वल होती है। एक खास टाइम में अगर 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं, तो उतनी देर में 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये खास यूनिट टाइम में अगर 3 सोडियम बाहर पुश कर रहा है, तो उसी वक्त ये 2 पोटेशियम को अंदर आने दे रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा, कौन सा आयन ज्यादा जमा होगा बाहर? सोडियम। और कौन सा आयन ज्यादा अंदर होगा? पोटेशियम। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करें, तो सोडियम कंपैरेटिवली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा सोडियम बाहर भेजे हैं, अंदर भी पॉजिटिव आयन है लेकिन वो कम आए हैं। यानी अगर मैं 3 सोडियम बाहर देता हूं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, तो हम कहेंगे ना कि अंदर 2 प्लस चार्जेस है और बाहर 3 प्लस चार्ज है, इसलिए अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। एक तो हुआ ये फिनोमेना। अब इसी मेम्ब्रेन के अंदर 2 चैनल और लगे होते हैं, वो अलग-अलग चैनल होते हैं। एक चैनल होता है सोडियम के लिए और एक चैनल होता है पोटेशियम के लिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सोडियम का चैनल है वो भी 10 चैनल लगे हैं और पोटेशियम की भी 10 चैनल लगे हैं आगे। और वो चैनल्स हैं, पंपिंग नहीं है, इसका मतलब है वो डिफ्यूजन के थ्रू चलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू चलेंगे। तो उसमें होगा ये, चूंकि इस पंप ने यहाँ बाहर भेजे है सोडियम, सोडियम बाहर ज्यादा होगा, इसलिए सोडियम चैनल से अब सोडियम अंदर आएगा। देखो ना, अब सोडियम अंदर आएगा। और ये जो रेड लाइन है, आप देख सकते हैं ये रेड लाइन, ये किस चीज को शो कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, -70 मिली वोल्ट का। लेकिन मैं जो आपको यहाँ एक चीज बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि सोडियम पोटेशियम पंप ने सोडियम बाहर भेजा था, सोडियम वापस आएगा अब डिफ्यूजन से, और पोटेशियम अंदर ज्यादा है, पोटेशियम बाहर जाएगा। सही है? अच्छा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि 10 चैनल जो होते हैं सोडियम के और 10 चैनल है पोटेशियम के। प्रॉब्लम ये होती है कि जो सोडियम के 10 चैनल हैं, उसमें सिर्फ 2 चैनल काम कर रहे होते हैं और 8 बंद होते हैं। तो सोडियम अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है? ऑफ कोर्स अंदर आ रहा है, क्योंकि बाहर तो यहाँ से गया था, वापस आ रहा है, डिफ्यूजन चल रही है। तो सोडियम 2 चैनल से अंदर आ रहे हैं और इसके 8 चैनल बंद पड़े हैं। अब अगर आप पोटेशियम की बात करते हैं, तो पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, इसलिए वो डिफ्यूजन से बाहर जाएगा। इसके भी 10 चैनल हैं। तो इनके 10 चैनल में सिर्फ 2 बंद हैं और 8 खुले हुए हैं। इसका मतलब है पोटेशियम
बाहर जाएगा ज्यादा। तो इसका मतलब है पहले केस में भी यही हुआ था कि सोडियम ज्यादा और पोटाशियम अंदर कम, तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। यहाँ भी ये हो रहा है, पोटाशियम ज्यादा बाहर जा रहे हैं जबकि कम सोडियम अंदर आ रहे हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मिलके मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बना देते हैं और बाहर पॉजिटिव हो देते हैं। इस कंडीशंस को हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। यानी इस वक्त आप मेम्ब्रेन के अंदर -70 मिलीवोल्ट को कैसे जनरेट कर रहे हैं, ये उसकी डिटेल थी। अच्छा जी, तो कोई क्वेश्चन है? सैयद आयना, does it mean anything that two of the arrows pass through the cells of lipids layer while one arrow moves between the gaps through the cell surface membrane? बेटा मैं आपका सवाल, अगर आप इसलिए मैं कहता हूँ लोग माइक लगाएं, क्या कहना चाह रहे हो? दो जो आपके एरो हैं वो फॉस्फोलिपिड से हैं और एक नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये इट्स जस्ट लाइक पहली बात तो ये कि ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर से कोई चीजें जा ही नहीं सकते हैं, ये तो आपने एएस के अंदर पढ़ा है। इनके लिए प्रोटीन चैनल होगा। ये तो इन्होंने एरो शो किया, सिर्फ रैंडमली यहाँ एरो आया है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल में ये डायग्राम फॉस्फोलिपिड्स तो ये जा ही नहीं सकते ना, आए नहीं, तो इसलिए प्रोटीन चैनल यहाँ बनाए नहीं है। ये सिर्फ एरो की तरफ इशारा करते हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि देखो ज्यादा पोटाशियम बाहर जा सकते हैं, ये डिफ्यूजन बता रहे हैं, और डिफ्यूजन के लिए भी चैनल होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा पोटाशियम अंदर जा रहे हैं। और इन्होंने इनको फिर एक एरो सोडियम के लिए भी बना देना चाहिए था, जो इन्होंने बनाया नहीं है बेसिकली। अगर 3 एरो इसके हैं तो एक एरो कम से कम सोडियम का भी बनाना चाहिए था, या तो इन्होंने ये वाला एरो बनाया लेकिन इसको दोनों तरफ से इसने एरो बना दिए, कहना नहीं चाहिए था। तो पोटाशियम बाहर ज्यादा जा रहे हैं डिफ्यूजन से, और सोडियम ज्यादा जा रहे हैं किससे? पंप से। पंप से पोटाशियम अंदर कम आ रहा है लेकिन डिफ्यूजन से पोटाशियम बाहर जा रहा है। तो दोनों प्रॉपर्टी मिलके मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव। बेटा जरा एक्नॉलेज कीजिएगा, यहाँ तक समझ आ रहा है? सर एक्सॉन के बाहर क्या होगा, बॉडी फ्लूइड होएगा क्या? टिश्यू फ्लूइड होगा बिल्कुल। टिश्यू फ्लूइड, अच्छा। और बाकी सर इसको एक्सोप्लाज्म क्यों कहेंगे, क्योंकि इनसाइड एक्सॉन को? क्योंकि साइटोप्लाज्म एक्सॉन के अंदर है, इसलिए इसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा अच्छा, एक्सो कौन सा, ई एक्स वाला है ए एक्स वाला? एएक्सओ एक्सॉन ए से लिखते हैं ना एक्सॉन, अच्छा तो अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्सोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म होगा ये। जी, और कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। इसी चीज को अब जरा डिस्क्रिप्टिव स्टेज में दिखाया गया है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, असल में ये मैंने रेस्टिंग पोटेंशियल ही एक्सप्लेन किया। इन्होंने तो अभी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये किस तरह जनरेट होता है। तो पहले ये टेबल देखिएगा, फिर इसके बाद हम डिस्कशन भी करेंगे। इसका अगर आप ये टेबल देख लेंगे जरा प्लीज। दो आयंस थे हमारे पास, सोडियम पोटेशियम। सोडियम इनसाइड द मेम्ब्रेन कितने, यानी साइटोप्लाज्म में कितने हैं? 50। और बाहर कितने हैं? 460, क्योंकि इसको एक्टिवली पंप किया जा रहा है बाहर की तरफ। पोटेशियम अंदर कितने हैं? 400, क्योंकि ये अंदर आ रहे हैं पोटेशियम पंप के थ्रू। और बाहर कितने हैं? 20। अच्छा, इन दोनों को प्लस करें, टोटल कितने बनेंगे? 450 इनसाइड और आउटसाइड 480। इसका मतलब है 30 चार्जेस जो है ना वो ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव और अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव। तो नोट, देयर इज अ हायर टोटल concentration of plus ions outside, therefore the inside of the membrane is negative compared to the outside. This is called the resting potential. ये resting potential है। लेकिन इस resting potential पे कम से कम 5 से 6 मार्क का सवाल आता है कि resting potential किस तरह मेंटेन रहता है। तो इसको जरा पढ़ना है कि ये मेंटेन कैसे रहेगा। अभी मैंने समझा भी दिया, दोबारा इसको वर्डिंग में पढ़ ले। An axon is at rest when it is not conducting an impulse. अगर ये कोई impulse conduct नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ये resting stage में है। Although it is at rest, still remain active. कैसे? The maintenance of the resting potential require the use of ATP for active transport. देखो एक बंदा
कोई काम नहीं कर रहा, कोई सोच नहीं रहा, कोई स्टिमुलस नहीं है, तब भी वो अच्छी खासी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसकी रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए हमें एटीपीज चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप को आपने चलाना है, ताकि वो सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर लेके आए, जब तो आपका -70 मिलीवोल्ट मेंटेन रहेगा, वरना ये मेंटेन नहीं रहेगा। और जब आपके सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रहेगा, रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन नहीं रहेगा, तो आपका वो सेल नर्व के साथ, आई मीन नर्वस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नाउ a resting axon has a potential difference between -50 millivolt and -90 millivolt depending upon the species. A typical value of resting potential is -70 millivolt, जो कि generally सबके लिए acceptable है। अच्छा, the resting potential results from the unequal distribution of charge ions. कैसे? Particularly sodium and potassium ions on either side of the membrane. Other ions are involved, but an understanding of these is not essential at A level. ये मैंने आपको इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, किसी और बुक से पढ़ते हैं तो आपको और भी आयंस मिलेंगे, लेकिन A levels में हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। The total number of positive ions मिला के sodium and potassium together on the outside of the membrane is greater than the total numbers on the inside. The ions inside the membrane are in the cytoplasm of the cell body called exoplasm. The ions outside the membrane are in the tissue fluid which surround the cell. यूशा समझ आ गया बात? वही बात जो भी एक्सोप्लाज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नाम आ गया इसका एक्सोप्लाज्म। ठीक है, सो इसके बाद ये टेबल है, मैंने आपको समझाया, एंड देन ये कह रहे हैं This unequal distribution is caused by two factors. किस वजह से? दो फैक्टर क्या क्या है, बोल्ड किया मैंने। पहला पॉइंट क्या है? The differential permeability of the neurons membranes to sodium and potassium ions. यानी एक तो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो पोटाशियम और सोडियम के लिए बराबर नहीं है। आपने देखा था कि जब डिफ्यूजन हो रही थी तो पोटाशियम ज्यादा बाहर जा रहे थे और सोडियम कम अंदर आ रहे थे, क्योंकि सोडियम के सिर्फ 2 चैनल खोले थे अंदर आने के लिए और पोटेशियम के 8 चैनल खोले थे बाहर जाने के लिए। तो ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी किसकी ज्यादा थी? पोटेशियम की कहीं ज्यादा थी सोडियम से, इन द सेंस ऑफ डिफ्यूजन। एक तो ये बात थी, और दूसरा क्या था? एंड द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम पंप था वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहा था। वहाँ इसका उल्टा था, ये ज्यादा सोडियम बाहर फेंकता था 3 और 2 पोटेशियम अंदर लेके आता था। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पोटेशियम ज्यादा और डिफ्यूजन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम ज्यादा और डिफ्यूजन में आपका पोटेशियम ज्यादा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि सोडियम अगर ज्यादा है तो सोडियम बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम अगर ज्यादा है तो वो भी बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव आयन बाहर ज्यादा थे और अंदर कम थे, इसलिए अंदर का जो वो है पोटेंशियल है वो माइनस में था। तो अब देखो पढ़ लेते हैं। Differential permeability of the axon membrane. There is a higher concentration of sodium plus outside the axon membrane and a higher concentration of potassium ion inside the membrane. मैंने रीजन आपको बताया था ऐसा क्यों होता है। As a result, sodium ions tend to diffuse inside the axon and potassium tends to diffuse out. पोटेशियम को बाहर जाना चाहिए और सोडियम को अंदर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है और अंदर पोटेशियम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इससे पहले पंप ने काम किया होगा और पंप ने इसको बिल्टअप किया था। अब क्या होगा? डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन अकर्स ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ग्रेडियंट। इसको क्या कहोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। एक तो आयंस है जो कि केमिकल है और एक ऊपर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रो है। अच्छा, the neuron membrane is more permeable to potassium than sodium. The permeability of the membrane to ions depends upon protein channels in the membrane. Some of these channels allow sodium ions to diffuse into the axons, to the membrane, and others allow the diffusion of potassium ions out of the axon. The permeability of the membrane to these ions depends upon proportion of channels open or closed. ये depend करता है कितने channel open और कितने close हैं। अच्छा, इन अ रेस्टिंग एक्सॉन, रेस्टिंग का मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा उस वक्त, मोस्ट ऑफ द सोडियम चैनल्स आर क्लोज्ड बट प्रोपोर्शनली more of the potassium channels are opened. As a result,
the membrane is approximately 20 times more permeable to potassium than to sodium. तो जब पोटेशियम के लिए परमिएबल, तो पोटेशियम की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर या बाहर? ऑफ कोर्स बाहर, बाहर जा रहे हैं तो पोटेशियम ज्यादा बाहर जाएंगे, सोडियम कम अंदर आएंगे. Therefore, the rate of potassium ions diffusing out is greater than the rate of sodium ions diffusing in. तो अंदर सोडियम कम आ रहे हैं, पोटेशियम बाहर ज्यादा गए थे. This helps produce a build-up of a greater combined total of positive ion. अगर आप combine करें तो सोडियम पोटेशियम का combined effect जो है वो बाहर ज्यादा होगा outside the membrane, क्योंकि एक तो बाहर सोडियम पहले से ज्यादा थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ऊपर से आपने पोटेशियम को भी बाहर ज्यादा कर दिए, तो उनका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. अच्छा, देन अब ये तो हो गया डिफरेंशियल परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. अब एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप पे भी आ जाएगा. Sodium potassium pump actively transport ions against their concentration gradient. 3 sodium ions are pumped out for every 2 potassium ions pumped into the axon. These pumps require energy from the hydrolysis of ATP. The action of these pumps maintain the relative concentration gradient for sodium and potassium and prevent diffusions, eventually leading to equilibrium. बट बात ये है कि अगर ये पंपिंग ना हो तो जो आपके पास डिफ्यूजन है वो तो थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम हो जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन में चीजें कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं, यहाँ तक जहां तक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए तो वो रुक जाएगा. तो ये पंप इसको रुकने नहीं देगा, डिफ्यूजन वापस आने की कोशिश करेगा और ये फिर 3 सोडियम बाहर पंप करेगा, 2 पोटेशियम अंदर लेके आएगा और डिफ्यूजन चलता रहेगा, ये प्रोसेस रुकेगा नहीं ताकि इक्विलिब्रियम ना आए. Thus, it is the combined effect of the differential permeability of the membrane to sodium and potassium ions and the action of the sodium potassium pump which create the resting potential. बहुत important statement. मतलब you are resting potential को कौन create कर रहा है? Combined effect. Combined effect में क्या क्या है? दो चीजें हैं. एक तो सोडियम पोटेशियम के एक्टिव पंपिंग है और दूसरा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमेबिलिटी है जो पोटेशियम के लिए ज्यादा है और सोडियम के लिए कम है. इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से क्या होगा? रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट होगी, यानी बाहर मेम्ब्रेन पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव. It's your turn now. I'm just waiting for 20 seconds. If you have some question in your mind, please ask me. कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज पूछनी हो. बेटा आप लोग समझ रहे हो या आप एक्टिव हो? आप लोग बात जो टॉपिक है वो समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, ठीक हो गया. So let me to continue now. अब इसको एक डायग्राम के थ्रू एक बार फिर देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं इसकी. ये देखिएगा जनाब, ये एक समरी आपके सामने आ रही है. इसको थोड़ा सा प्लीज फोकस, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. ये आ जाए, अब सही है. ये है इनसाइड द सेल, ये है आउटसाइड द सेल. अब आप जरा देखिए, ये लगा हुआ है आपके सामने पंप. ये पंप क्या करता है? देखो 3 सोडियम बाहर भेज रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर. ये पोटेशियम है, ये गोल वाले सोडियम, इन्होंने ऊपर की बनाई हुई है. तो 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर. रिजल्ट क्या है? बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा. अच्छा, ये जो वो है, ये किसका चैनल है? पोटेशियम का चैनल है और ये सोडियम का है. तो देखिए सोडियम के कितने चैनल नजर आ रहे हैं? सिर्फ एक. और पोटेशियम के 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं. 5 में से 4 सोडियम की ओपन है, 4 जो है पोटेशियम की ओपन है और सोडियम का सिर्फ एक ही ओपन है. तो आपने अगर यहाँ सोडियम ज्यादा भेजे ज्यादा लेकिन वापस कम आ रहे हैं. पोटेशियम अंदर आपने कम भेजे हैं लेकिन बाहर ज्यादा जा रहे हैं. तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? अंदर पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे और बाहर ज्यादा हो जाएंगे. ये बात समझ आ रही है बेटा? क्लियर हो गई? सो दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल. This is the resting potential. अब आते हैं एक नया टॉपिक और वो है एक्शन पोटेंशियल. पहली बात तो ये कि एक्शन पोटेंशियल किस चीज को कहते हैं. लेट मी थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दूं और बड़ा कर देते हैं.
एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि व्हेन अ स्टिमुलस इज गोइंग टू पास थ्रू अ सेक्शन ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन, तो उस जगह पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्स कर दूं इस तरह, मैं ये कहूं, जरा मेरी बात गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं प्लीज। मैं अगर आपसे ये कहूं कि थोड़ी देर के लिए इस पंप को बंद कर देते हैं, हल्का एक माइक्रो सेकंड के लिए बंद हुआ, और इस चैनल्स को मैं उल्टा कर दूं, ये सारी सोडियम की हो जाए और ये पोटेशियम का हो जाए, तो पोटेशियम तो सिर्फ एक ही बाहर जाएगा, लेकिन सोडियम सारे अंदर आएंगे। आपको क्या लगता है उससे क्या मेम्ब्रेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इंटरनल साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? जी बेटा, इंटरनल साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? सर मोर नेगेटिव हो जाएगा। इंटरनल साइटोप्लाज्म मोर नेगेटिव हो जाएगा या लेस नेगेटिव हो जाएगा? सर आप अपनी बात रिपीट करिएगा। हाँ, मैंने ये कहा कि अगर आप इस पंप को बंद कर दें, जिसपे सोडियम पोटेशियम पंप है, और इन चैनल्स को उल्टा कर दें, मतलब इसमें एक चैनल पोटेशियम का हो और 4 चैनल सोडियम के हो, तो सोडियम क्या करता है? आयन अंदर लेके आता है, बाहर लेके जाता है? अंदर आता है सोडियम। तो फिर अगर 4 चैनल सोडियम के हैं और एक पोटेशियम के हैं, तो अंदर एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्यों कह रहे हो कि लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव हो जाएगा? मैंने नहीं कहा था। किसने कहा था? तुम अली तला बात नहीं कर रहे, कौन बात कर रहे हो? अच्छा, किसी ने बात इसने कहा था पॉजिटिव। तो अब इसका मतलब है कि अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और इसको हम कहते हैं प्लस 40 मिलीवोल्ट पे जाएगा। तो जब ये प्लस 40 मिलीवोल्ट पे पहुंच जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि नाउ इट्स द एक्शन पोटेंशियल। और ये उस वक्त होता है कि जब कोई भी स्टिमुलस गुजर रहा हो। मतलब अगर आप सो रहे हैं, आपकी आंखें बंद है, तो इस वक्त आपके रेटिना और रॉड्स के जो सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स, उस वक्त वो रेस्टिंग पोटेंशियल से गुजर रहे हैं। अगर आप अपनी आंख खोलते हो, कोई टॉर्च मारते हैं आपकी आंखों पे या सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो स्टिमुलस होगा रोशनी का, और उस वक्त एक्शन पोटेंशियल चलना शुरू हो जाएगा। या सन्नाटा है आपके कानों के अंदर, इसका मतलब है रेस्टिंग पोटेंशियल है, और एक जोरदार आवाज आप सुनते हैं, कोई शोर करता है, तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। आपका हाथ रेगुलर नॉर्मली भी अपने साथ, आप जब बेड पे लेटे हुए अपने हाथ रखा हुआ है, रेस्टिंग पोटेंशियल है। अचानक आपने किसी गर्म चीज को या शार्प चीज को टच किया, तो एक्शन पोटेंशियल आएगा। तो एक्शन पोटेंशियल का उस वक्त आता है जब कोई स्टिमुलस जनरेट होता है, तो यानी इम्पल्स जनरेट होगा। और इम्पल्स जनरेशन के लिए वोल्टेज का रिवर्सल होना जरूरी है, यानी -70 से +40 पे जाएंगे, तो कहेंगे कि उस वक्त हमें पता चलेगा कि कोई कुछ हो रहा है। यानी स्टिमुलस का पता कैसे चलता है? जाहिर सी बात है, अगर आपके इंटरनल पोटेंशियल में चेंज आता है चार्ज में, तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहा होता है। सो लेट्स सी the reversal of the resting potential, that is, the inside of the axon membrane becomes positive with respect to the outside. The inside of the axon membrane becomes positive with respect to the outside when a stimulus arrives on a short segment of the axon membrane. ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा न्यूरॉन थोड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ ये चैनल्स का सेटअप लगा होता है ना, ये एक मामूली सा छोटा-सा सेक्शन है एक्सॉन का। तो इस तरह ये बार-बार रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेटअप है, ये एक बहुत छोटी-सी जगह है एक्सॉन का। फिर इसके बाद फिर यही चैनल शुरू हो जाएँगे, फिर पंप, फिर तो ये बार-बार रिपीट होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, पहले हम एक सेक्शन की बात करते हैं, यानी यहाँ स्टिमुलस आया एक छोटे-से सेक्शन पे, तो क्या होगा? The reversal of the resting potential. The inside of the axon membrane become positive with respect to the outside when a stimulus arrives on a short segment of the axon membrane is called in action potential. This may occur for a short period of time. कितना? About 1 millisecond. यानी 1 सेकंड को अगर आप कितने भी तकसीम करें, मिली का मतलब क्या होता है? 1000 या 100? 1000। 1 सेकंड के अगर आप 1000 हिस्से कर दें, तो इतनी जल्दी में ये सारा काम हो जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल का, एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होना। इट ओनली अकर्स इन वन स्मॉल सेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन एट अ टाइम। ये पूरी मेम्ब्रेन में नहीं होता, जैसे कि यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ,
फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊं, जरा यहाँ देखिए प्लीज इस डायग्राम को। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थोड़ा फोकस कर लीजिएगा प्लीज। मैं यहाँ की मिसाल लेता हूँ, इस चैनल की नहीं, समझो मेम्ब्रेन की इतनी जगह ले रहा हूँ, जहाँ जितने चैनल है ना, इतनी जगह ले रहा हूँ, और इतनी जगह में ये सारे चैनल मौजूद हैं। ये एक सेगमेंट ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि नॉर्मली ये जगह रेस्टिंग में था, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। क्या होता है कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है। जो ही यहाँ एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो इस जगह का, मेम्ब्रेन की इस छोटी सी जगह में रिवर्सल हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ऊपर उल्टा हुआ ना, एक्शन पोटेंशियल हुआ। अब आप इसका जो आगे वाला सेक्शन है, वो तो अभी रेस्टिंग में है, क्योंकि वहां तो स्टिमुलस नहीं पहुंचा। तो इन दोनों के दरमियान लोकल सर्किट बन जाएगा। लोकल सर्किट से मुराद ये है कि ये जो पॉजिटिव है, ये तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा बाहर, जबकि बराबर वाली जगह तक अभी स्टिमुलस नहीं पहुंचा, वो पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, यहाँ अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर की बात करते हैं, तो ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिवर्स हुआ है, एक्शन पोटेंशियल है, और बराबर वाला नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव आयन यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे, मतलब अब यहाँ पे दोबारा स्टिमुलस आने की जरूरत नहीं है। एक बार स्टिमुलस आया, उसने इसको प्लस किया, ये नेगेटिव है, तो इस प्लस से नेगेटिव की तरफ आयन जाएंगे। जब ये प्लस से यहाँ की तरफ नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो ये वापस नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। अब जब ये प्लस होगा, तो आगे फिर नेगेटिव है, फिर यहाँ से इसकी मूवमेंट अंदर खुद ब खुद चलती रहेगी, बिल्कुल वैसे जैसे डोमिनो इफेक्ट में आपने एक ब्लॉक गिराया, फिर वो आगे खुद चलता रहेगा। तो ये जो वेव कहलाती है, एक वेव बनेगी चार्ज की, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन के नाम से। क्या कहेंगे? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। यानी एक जगह डीपोलराइज हुआ, और इसने इसको डीपोलराइज किया, इसने इसको डीपोलराइज किया, इसने इसको डीपोलराइज किया, जबकि वापस जगह क्या होगी, वापस पोलराइज स्टेट में आएंगे। और पोलराइज स्टेट उसको कहते हैं जिसपे कोई स्टिमुलस ना आया हो। तो यहाँ से तो स्टिमुलस गुजर चुका है, इसलिए इसको पोलराइज भी नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे रीपोलराइज। तो तीन चीजें हो गई। पोलराइज उस वक्त जब रेस्टिंग कंडीशन होगी, जैसे ये है बाहर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। एक्शन पोटेंशियल आता है, इसको उल्टा कर देते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको क्या कहोगे? पोलराइज्ड, ओ सॉरी डीपोलराइज्ड। जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये डीपोलराइज। लेकिन आगे वाला अभी पोलराइज फॉर्म में है, ये अभी इसका नेगेटिव है। जब यहाँ से पोलरिटी यहाँ जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? डीपोलराइज। और वापस वाला क्या हो जाएगा? रीपोलराइज। तो ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ। आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एमन आमिर, अरीबा खान, असना, प्लीज आप लोग जरा एक्नॉलेज कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग समझ रहे हो। Yes, sir, no problem. ठीक है, ओके जी। सो लेट्स सी द एक्शन पोटेंशियल नाउ। लेट्स सी द स्टोरी ऑफ एक्शन पोटेंशियल वंस अगेन। ठीक है, हसन शफीक बेटा माइक ले लो। 200 रुपये कल मुझसे ले लेना, 200 रुपये के मिलते हैं मार्केट में, एक ले लेना अच्छी क्वालिटी वाला, और कल से माइक में आप बात करेंगे, ठीक है? जो जो मैसेजेस करते हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ कि किसी के पास पैसे नहीं है, मुझसे ले लीजिएगा माइक के, लेकिन माइक के पैसे सिर्फ, तो अपने लिए एक माइक लेके ना घर पे रख लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, सो अब हम देखते हैं द एक्शन पोटेंशियल। The reversal of the resting potential, the inside of the axon membrane become positive with respect to the other one. When a stimulus arrives on a short segment of the axon membrane, is called action potential. This may occur for a short period of time, about 1 millisecond. It only occurs in one small section of the membrane at a time. Right. The events of the action potential can be recorded using an oscilloscope to give a record in the shape of a spike. अगर आप इसको ऑसिलोस्कोप से मालूम करते, कनेक्ट करते हैं, तो आप एक स्पाइक देखते हैं। वो स्पाइक क्या शो करता है? डीपोलराइजेशन को शो करता है। मैं भी आपको स्पाइक डायग्राम दिखा देता हूँ। A spike diagram can be seen on the next page. This shows the time sequence of the action potential more clearly, both the production of the action potential, yani depolarization, and then the recovery of the resting potential, yani repolarization. अगर आप रेस्टिंग पोटेंशियल को दोबारा रिकवर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रिपोलराइजेशन। और अगर ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल है, जहां से स्टिमुलस गुजरा ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन रेस्टिंग कंडीशन को,
डीपोलराइजेशन जब इम्पल्स गुजर रहा होता है, और रीपोलराइजेशन जब इम्पल्स गुजर जाए उसके बाद रीपोलराइजेशन। लुक एट दिस डायग्राम प्लीज। अच्छा, ये जरा डायग्राम देखिएगा, क्या लिखा है नीचे, बिफोर सोडियम आउट पोटेशियम इन। तो इनसाइड क्या है, -70, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था, तो रेस्टिंग पोटेंशियल में देखो अंदर क्या चीज है, कितने पोटेशियम नजर आ रहे हैं। अगर आप प्लस करें तीनों को, 3 और 3 6 7 प्लस चार्जेस हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसलिए बाहर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव और अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव, ये आप जानते हैं। और इसकी वजह क्या होती है, बताया था मैंने आपको, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल। ये सोडियम चैनल्स ओपन, पोटेशियम चैनल क्लोज, ये अब एक्शन पोटेंशियल है, उल्टा हुआ कहानी। आप जरा गौर करके देखें कि ये जो चैनल है ये सोडियम का है। इस वक्त हमने क्या किया है, पोटेशियम चैनल को क्लोज कर दिया है, सोडियम पोटेशियम पंप फिलहाल बंद कर दिया, दोनों बंद कर दिए गए, और सिर्फ सोडियम को खोल दिया गया। तो यार अब एक बात बताओ, जब आपने सोडियम पोटेशियम पंप को बंद किया, तो वो पंप सोडियम को क्या कर रहा था, सोडियम को बाहर भेज रहा था, इसलिए आपने सोडियम का बाहर भेजना बंद कर दिया, सोडियम पोटेशियम बंद हो गया। फिर आपने पोटेशियम को भी बंद किया, पोटेशियम क्या करता था, पोटेशियम को बाहर भेज रहा था, तो ये भी पॉजिटिव आयन बाहर भेज रहा था, ये भी पॉजिटिव आयन बाहर भेज रहा था, दोनों को आपने बंद कर दिए, और ये पॉजिटिव आयंस को अंदर आने दे रहा है। इसका मतलब है इंटरनली सोडियम आयन के ज्यादा होने की वजह से अंदर चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं प्लस 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 चार्जेस, और यहाँ पे क्या थे, नेगेटिव चार्जेस। तो इंटरनल साइटोप्लाज्म जो है वो नेगेटिव हो गया, और बाहर जो है वो पॉजिटिव हो गया। So this is the reversal. क्या लिखा है, आफ्टर सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम जब अंदर आएगा तो इनफ्लक्स बढ़ेगा पॉजिटिव चार्जेस की, +40 मिलीवोल्ट होता है, वैसे नॉर्मली ज्यादातर बुक्स में +40 मिलीवोल्ट है, क्योंकि ये डायग्राम किसी वेबसाइट से लिया गया है, इसलिए उसमें शायद उन्होंने +30 दिया है, लेकिन हम +40 को डिनोट करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? दिस इज स्पाइक डायग्राम। अब देखिएगा स्पाइक डायग्राम में क्या हो रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, आयन परमेबिलिटी। अच्छा सॉरी, ये स्पाइक डायग्राम नहीं है, ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को शो कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये है पोटेशियम की परमेबिलिटी और ये है सोडियम की परमेबिलिटी। देखो जब आप इसको देखिएगा, ये क्या लिखा है, आयन परमेबिलिटी। तो शुरू में दोनों की परमेबिलिटी की अगर बात करें तो उमन ये जो रेड लाइन है सोडियम की, ये इसकी नीचे है, इसके ऊपर ब्लू है। आपने पढ़ा इस जगह पे क्या आएगा, मतलब इस जगह से आएगा एक्शन पोटेंशियल, आई मीन स्टिमुलस आ रहा है, और जो ही स्टिमुलस आएगा तो वो सोडियम चैनल को ज्यादा खोलेंगे और पोटेशियम चैनल उसके मुकाबले में बंद होते रहेंगे। जब पोटेशियम बंद होते रहेंगे, देखो स्टिमुलस के साथ साथ आप ये मत कहिएगा कि पोटेशियम के सारे चैनल बंद होंगे, ऐसा नहीं है। सोडियम पोटेशियम पंप बंद हुआ, पोटेशियम बंद होने का मतलब ये नहीं है कि सारे बंद होंगे, मतलब ज्यादातर बंद होंगे। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आयन परमेबिलिटी किस चीज की, सोडियम की क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सोडियम के जो चैनल्स हैं उनकी तादाद ज्यादा खुल रही है, और पोटेशियम की जो चैनल्स की तादाद है वो कम है। अच्छा, लेकिन उसमें मैं आपको फिर एक बात बताता चलूं, जरा इसको भी गौर से देखिएगा कि जो ही एक्शन पोटेंशियल गुजर जाता है, यानी स्टिमुलस गुजर जाता है, तो सोडियम चैनल जब वापस आ रहे होते हैं, उसके बंद होने की तरफ आ रहे होते हैं, ये जगह वो है जहां दोनों की चैनल्स की जो तादाद है तकरीबन वो बराबर होते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि बहुत जल्दी सोडियम की परमेबिलिटी खत्म हो जाती है, जबकि पोटेशियम की परमेबिलिटी ज्यादा देर तक चलती रहती है, तकरीबन 2.5 माइक्रोसेकंड्स तक चल रही है, और सोडियम की परमेबिलिटी बहुत जल्दी खत्म हो गई। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि पोटेशियम चैनल्स के अंदर एक खास बात ये है कि एक बार जब वो खोल रहे हो और जब इसको बंद करने जाओगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होते हैं, ये ज्यादा टाइम लेते हैं बंद होने में, और सोडियम के चैनल जो है वो फौरी तौर पे जितनी जल्दी से खुलते हैं उतनी जल्दी से बंद भी हो जाते हैं। तो आप अगरचे देखते हैं कि सोडियम की परमेबिलिटी पोटेशियम से फौरी तौर पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन बहुत जल्द बाद फिर आप देखते हैं कि पोटेशियम की परमेबिलिटी फिर सोडियम से बढ़ जाती है, क्योंकि इसके चैनल जितने जल्दी से खोले थे उतने जल्दी से ये बंद भी होते हैं, और पोटेशियम के चैनल थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे होते हैं। तो ये ग्राफ इसको दिखा रहे हैं।
अब जरा मैं इसको पॉइंट्स के अंदर बताता चलूं, जो पॉइंट्स है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। द इवेंट्स ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल के क्या इवेंट्स है, किस तरह एक्शन पोटेंशियल चलेगा। द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग इन एक्शन पोटेंशियल, both figure 1.1 and 1.5 should be referred to. अच्छा, पहला point, a stimulus causes a sudden increase in permeability of the axon membrane to sodium ions by opening the sodium gates. जब स्टिमुलस आएगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा सोडियम चैनल खोल देंगे एज कंपेयर टू पोटेशियम. Sodium ions diffuse rapidly into the axon down in electrochemical gradient, अंदर आएंगे. As these are positively charged, they begin to make the inside of the axon positive, मतलब to depolarize the membrane. This depolarization causes even more sodium gates to open. Positive feedback आ गया. जितना इंटरनल मेम्ब्रेन को आप पॉजिटिव करते जाएंगे, ये सोडियम चैनल खोलते जाएंगे. यानी आप -70 से -50 पे आए तो ज्यादा सोडियम खोलेंगे, -50 से 0 पे आए तो और सोडियम खुल जाएंगे. इसी तरह and even more sodium ions to enter. Eventually, the potential difference of the inside of the membrane is reversed from -70 millivolt to approximately +40 millivolt. This is the action potential. तो यहाँ पे आपका एक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया. अब एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, यानी पोटेंशियल को रिवर्स करके डीपोलराइजेशन कॉज करना मेम्ब्रेन की एक छोटी सी जगह पे, सेगमेंट पे. लेकिन जैसे मैंने अब आपसे कहा था ऊपर डायग्राम में कि अब जैसे ये जगह पॉजिटिव हुई, आगे वाला नेगेटिव है, अब ये आगे पास होता जाएगा. ये जो ट्रैवलिंग है ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है, बल्कि ये हम कहेंगे प्रोपिगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, यानी मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल है. एक जगह एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन की आर पार सेगमेंट में जो पार्ट होता है ये एक्शन पोटेंशियल जस्ट रिवर्सल. लेकिन अगला वाला चूंकि नेगेटिव है तो इसको आगे ले जाते हुए जो प्रोपिगेशन है ये क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल है. एंड दिस मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इम्पल्स. इसको आपने शुरू से पढ़ा था ओ लेवल से. मैं इसकी मिसाल कुछ यूं दूंगा, जैसे कि डोमिनो इफेक्ट में आपने बहुत सारे बॉक्स खड़े किए, ब्लॉक खड़े किए हैं. जिस ब्लॉक को आप धक्का दे रहे हैं वो एक्शन पोटेंशियल हुआ, और फिर जब वो सारे ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता आगे गिर रहे हैं तो वो आपके हाथ की वजह से नहीं गिर रहे हैं, बल्कि उस ब्लॉक की मूवमेंट की वजह से हो रही है. वो फिर इम्पल्स है, यानी इस तरह एक वेव जनरेट हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि आपने एक बहुत बड़े एरिया पे एक बहुत सारे ब्लॉक लगाए हैं, कलर्ड ब्लॉक हैं. और जैसे कि बाज़ औक़ात हम लोग देखते हैं कि किसी ग्राउंड के अंदर बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो अपने हाथों को मूव कर रहे होते हैं तो लगता है कोई मूवमेंट हो रही है. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ द प्रोपिगेशन. तो यही बात वो यहाँ कर रहे. दिस इज द एक्शन पोटेंशियल. नाउ द मेम्ब्रेन नाउ बिकम लेस परमिएबल टू सोडियम आयंस. अब क्या होगा, जब जहाँ से एक्शन पोटेंशियल गुजर जाएगा तो वहाँ की मेम्ब्रेन अब दोबारा वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आना चाहती है. लेस परमिएबल टू सोडियम आयन एज सोडियम गेट्स क्लोज. वापस सोडियम गेट्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वहां से गुजर चुका. एट द सेम टाइम permeability to potassium ion increases, यानी वापस रेस्टिंग की तरफ आना चाह रहे हैं. Open. This can be seen in the lower graph. A large increase in permeability to sodium is followed by decrease in permeability to sodium. Sorry, उल्टा है ना ये. A large increase in the permeability to sodium is followed by a decrease in permeability to sodium, and an increase in the permeability to potassium. ये देखिएगा, यानी इनिशियली आप देख सकते हैं कि इनिशियली सोडियम की परमिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ज्यादा सोडियम अंदर आती है और फिर फौरन इसकी परमिबिलिटी गिरना शुरू हो जाती है. लेकिन इसकी जो परमिबिलिटी के गिरने के साथ साथ पोटेशियम की परमिबिलिटी बढ़ती जाती है. तो इसका मतलब है कि सोडियम चैनल्स, अगर आप इस पीक को यहाँ से एक लाइन खींचे नीचे देखें, यूं सीधा आ जाए तो पोटेशियम की परमिबिलिटी यहाँ बहुत कम है और इसकी परमिबिलिटी बहुत ज्यादा है. लेकिन जो इसकी परमिबिलिटी वापस आने की कोशिश करेंगे तो साथ साथ इसकी परमिबिलिटी बढ़ती जाएगी. और जब आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे कि इसकी परमिबिलिटी बहुत कम है तो इसकी ज्यादा थी. अच्छा, अब इसका मतलब इनडायरेक्ट क्या हुआ, अब देखिए इसको मैं लास्ट पॉइंट बताता हूँ. अच्छा,
फाइन, ये हो गया। अब fifth point, positively charged potassium ion diffuse rapidly out of the axon, making the inside of the membrane negative again. दोबारा negative बनाएंगे. The membrane has been repolarized वापस, and the resting potential of approximately -70 millivolt has been restored. अच्छा, 7 और 8 पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको जरा वापस एक और ग्राफ के पास लेके जा रहा हूं. ये ग्राफ जरा देखिएगा प्लीज. ये ग्राफ देखिएगा. ठीक है, तो नीचे टाइम है और आपके वाई एक्सिस पे वोल्टेज है. ठीक है, ये है रेस्टिंग पोटेंशियल जो कि -70 मिलीवोल्ट है. यहाँ पे स्टिमुलस आया. ठीक है, स्टिमुलस, और स्टिमुलर ने क्या कराया? डीपोलराइजेशन कॉज की. क्यों? क्योंकि सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं. ठीक है, अब आप पीक पे पहुंच गए. सोडियम आयन के आने की वजह से पोटेंशियल +40 पे चला गया, डीपोलराइजेशन. अच्छा, अब अगर आप देखें तो 3 पॉइंट पे लिखा है रिपोलराइजेशन, मतलब सोडियम आयंस वापस बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम मतलब सोडियम आयन क्या कर रहे हैं? सोडियम आयन का अंदर आना बंद हो गया और पोटेशियम का बाहर जाना शुरू हुआ क्योंकि रिपोलराइजेशन हो रही है. अब देखिए, जब आप नॉर्मल पे आते हैं तो यहाँ प्रोसेस को रुकना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि पोटेशियम आयन अभी भी बाहर जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, और एक और कंडीशन आती है जिसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन. जो नॉर्मल -70 थी उससे भी ज्यादा फर्क आया, -90 पे चले गए. अब ये हाइपर पोलराइजेशन क्यों होती है? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था? आपको याद होगा कि सोडियम और पोटेशियम चैनल में कौन सा चैनल ज्यादा देर तक खुला होता है? जवाब चाहिए बेटा. सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम. तो जब पोटेशियम, अब देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे अपने सोडियम के चैनल को अंदर आना बंद करना शुरू किया और पोटेशियम खुलना शुरू हुआ, तो पोटेशियम आयन जब यहाँ तक आप पहुंचेंगे तो सोडियम तो बंद हो गए सारे, लेकिन पोटेशियम को बंद होने में टाइम लगेगा और वो ज्यादा देर तक खुले रहते हैं. तो जब पोटेशियम ज्यादा देर तक खुला रहेगा तो पोटेशियम आयन साइटोप्लाज्म से बाहर आते हैं या अंदर आते हैं? बाहर आते हैं ना. जब बाहर जाएँगे तो अंदर साइटोप्लाज़्म और नेगेटिव होता जाएगा और वो -90 पे सर जाएगा. एक सर एक सवाल है सर, पोटेशियम जी, को मतलब बंद करना ही क्यों है? क्योंकि अगर अगर हमें कांस्टेंट रखना है वो, हुँ. अगर वो इक्विलिब्रियम नहीं मतलब वो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट रखना है तो बंद क्यों करेंगे? बेटा इसलिए करेंगे कि ज़ाहिर-सी बात है, जब आपने सोडियम को अंदर लेके आए थे तो उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है, इतना सोडियम अंदर आ चुका है कि अभी अगर आप चार्ज को वापस रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव आयन को बाहर जाना होगा, और बाहर जाने के लिए जो डिफ्यूजन का रहा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप तो बंद है, वापस जाने के लिए हम सोडियम चैनल का इस्तेमाल करेंगे या पोटेशियम का इस्तेमाल करेंगे? वापस के लिए वो पोटेशियम। तो जभी तो पोटेशियम को खोलना होगा, क्योंकि अगर पोटेशियम नहीं खोलेंगे तो कैसे जाएगा सोडियम? क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोडियम अंदर लेके आए हो कि आपने इंटरनल साइटोप्लाज़्म को +40 किया है। अब इसको रिवर्सल भी तो करना है ना, क्योंकि अगर ये +40 में फॉर्म में रहेगा और कोई और स्टिमुलस आएगा, तो क्या वो इसको ट्रिगर कर देगा? नहीं करेगा ना। स्टिमुलस को ट्रिगर करने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी सेल रेस्टिंग कंडीशन में हो। अब ये तो रेस्टिंग में नहीं है, एक्शन में है। तो इस जगह को, जो मेम्ब्रेन की एक छोटी-सी जगह है जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, जब तक ये जगह वापस रिवर्स नहीं होगी नेगेटिव में, ताकि वो दोबारा एक नया इम्पल्स आएगा तो उसको फिर ट्रिगर कर देगा. अगर एक जगह में ये कोई भी मेम्ब्रेन डिपोलराइज फॉर्म में है तो वहां दूसरा स्टिमुलस ट्रिगर नहीं हो सकता. मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब आपने जी, जी, इतने जी। सारे सोडियम आयन साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आए हो, वापस सोडियम आयन कम से कम वापस तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए वापस जाने का कोई चैनल नहीं है. तो इसकी जगह कौन करेगा ये काम? पोटेशियम करेगा. तो पोटेशियम के चैनल्स हमने खोल लिए. अब जब पोटेशियम खोला हमने, तो पोटेशियम के खोलने के बाद, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक खुला रहा, तो ये चार्ज कहाँ ले गया? -90 पे ले गया. अब -90 से वापस -70 पे लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम चैनल को बंद करना पड़ेगा, वरना ये मज़ीद और लेके जाएगा, -100 -110 पे चला जाएगा. तो जब हम पोटेशियम को बंद करते हैं इस जगह पे, देखो इस जगह पे, और बंद करेंगे और इसी वक़्त सोडियम पोटेशियम पंप खुल जाएगा. जब सोडियम पोटेशियम पंप खुल जाएगा तो वो दोबारा इसको रिस्टोर कर देगा, नॉर्मल जगह पे लेके आएगा. यानी यहाँ तक तो पोटेशियम चैनल्स क्या थे आपके? खुले थे, यहाँ पे पोटेशियम बंद हुआ और आपका
सोडियम पोटेशियम पंप दोबारा खुल गया, तो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से फिर रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन रही। तो इसका ठीक है। मतलब है इस जगह से लेके जहां मैंने कर्सर रखा है, इस जगह तक जहां मैंने कर्सर रखा है, ये वो जगह है कि जहां अगर कोई और एक्शन पोटेंशियल आएगा, आई मीन कोई और स्टिमुलस आएगा, तो वो डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि आपका सेल डिटेक्शन के लिए तैयार नहीं है। जब तक सेल रेस्टिंग कंडीशन में नहीं होता, वो अगला इम्पल्स कोट नहीं करता। जैसे आपने यहाँ इम्पल्स दिया था ना, तो ये -70 में था, इसलिए इसने पढ़ लिया और पूरा इम्पल्स यहाँ से जाके गुजर के वापस -70 पे आया। इस टाइम के अंदर कोई दूसरा इम्पल्स अगर आया तो उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा, इसलिए अगला इम्पल्स जो है, ये आपको कम से कम इतना इंतजार करना पड़ेगा। ये कितना टाइम है टोटल, अगर आप यहाँ से लेके 1 से लेके 5 तक तकरीबन 4 मिलीसेकंड, 4 मिलीसेकंड के अंदर दूसरा इम्पल्स नहीं आ सकता। गेटिंग? ठीक है। सर बस एक सवाल है सर, रेस्टिंग स्टेट में अगर हम लोग K+ को भी बंद कर दें, मतलब उनके चैनल को बंद कर दें, तो फिर अगर पंप का अगर काम भी हो गया, तो उसको भी बंद हो जाएगा वो? बेटा अगर आप चैनल्स पोटेशियम का भी बंद करेंगे और सोडियम का भी बंद करेंगे और आप कहते हैं कि पंप सिर्फ चल रहा हो, तो ये कैसे नहीं, पंप मुमकिन बंद है? कर दें। किस जगह पे? नहीं, वो जो अगर सोडियम का मतलब चैनल को तो आपने बंद कर दिया, फिर अगर किस पे? पंप का अगर काम हो गया नहीं, तो नहीं, फिर उसको बंद कर। आप इस ग्राफ में मुझे जगह बताओ ना, 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं, किस पॉइंट नहीं की नहीं, आप बात कर रहे हैं? रेस्टिंग स्टेट में शुरू में या यहाँ पर? रेस्टिंग रेस्टिंग स्टेट 2 जगह है ना, ये भी रेस्टिंग जगह है और ये वापस रिस्टोर हो गया। तो हाँ, 1 की ये बात 5 करें, में। अच्छा 5 में क्या कह रहे हो कि क्या किया जाए? अगर K+ वो तो बंद है, अगर पंप अभी चल रहा है ना, और फिर तो फिर पंप बंद हो जाएगा क्या? किस जगह पे? रेस्टिंग कंडीशन में? नहीं, वो तो चलता रहेगा ना, वो आप जब यहाँ से अपने पंपिंग को ट्रिगर किया तो वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं रहेगा। वो देखो अच्छा। पंप सिर्फ उस वक़्त बंद होगा जब स्टिमुलस आएगा। जब यहाँ स्टिमुलस आया तो यहाँ पंप बंद हो गया था, यहाँ काम नहीं कर रहा था। अब अगर यहाँ कोई और स्टिमुलस आता है तो दोबारा पंप बंद होगा और फिर एक स्पाइक बनेगा ऐसे। ठीक है, ठीक। समझ रहे हो? हसन है हमारे साथ, हसन, यू हियर? जी सर। हसन समझ रहे हो? जी सर। सो तो नहीं रहे? नहीं सर। अच्छा, क्योंकि यार बातों का तो आपका पता नहीं चलता ना यार। अच्छा ठीक है, चलें नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। पहले मुझे ये बताओ, आप लोगों ने एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल समझ लिया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है दोनों में? बेटा समझ लिया ना? बोलो, जवाब दो। एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल समझ गए ना? अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि एक्शन पोटेंशियल आगे जाएगा कैसे, प्रोपिगेट कैसे करेगा। मैंने सिर्फ आपको बताया ये मेम्ब्रेन का एक 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 जगह बता दी कि मेम्ब्रेन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है और रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे होती है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों से एक बात कही, क्या नाम है आपका? यूशा? तलहा, तलहा है या भाग गया? देखो वो मैथ्स के लिए भागता है। नहीं है ना, देखो भागा हुआ है। इसके लिए कुछ हल निकालना पड़ेगा, ये बहुत कुछ मिस कर जाएगा। जी, यूशा तुम बताओ, मुझे ये बताओ कि इस वक़्त अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जगह और ये जगह, क्या इसके दरमियान कोई और स्टिमुलस आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस वक़्त आपका मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग स्टेट में नहीं है। किसी भी एक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए मेम्ब्रेन को रेस्टिंग स्टेट में होना ज़रूरी है। मैं एक मिसाल दूँ? जैसे कभी-कभी ऐसा होता है, आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलने के बाद जब आप बंद करते हो तो वो फ़ौरन नहीं खुलता, एयर लॉक हो जाता है और फिर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, फिर दरवाज़े को खोलना पड़ता है। तो एक्शन पोटेंशियल जिस जगह पे ट्रिगर होगा, सिमल्टेनियसली उस जगह पे दोबारा ट्रिगर नहीं हो सकता। तो ये जो डिले होता है, टाइम डिले, कितना डिले है यहाँ पे बताओ ज़रा यूशा? टाइम डिले कितना आ रहा है रेस्टिंग पोटेंशियल में? सर ये कम से कम मतलब 430 तो मतलब 4 4.5 तो मिलीसेकंड, होगा। 4 मिलीसेकंड है हाँ। तकरीबन, 4 मिलीसेकंड। ठीक। अच्छा, इस टाइम डिले को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी इसका मतलब है वो टाइम डिफरेंस जिस पे कोई दूसरा स्टिमुलस ट्रिगर नहीं हो सकता, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ रिफ्रैक्टरी पीरियड एक बार फिर।
When an action potential has just occurred, when an action potential has just occurred at a section of the axon, there is a short period of time. There is a short period of time when a second action potential cannot be generated or fired at that same point. This is called the refractory period. It occurs. ये क्यों होता है? Refractory period क्यों होता है? Because the sodium ions channels are closed and cannot be stimulated to reopen immediately. The membrane cannot be depolarized and a new action potential cannot be formed. The refract, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ. अब जरा यहाँ डायग्राम को देखें, प्लीज यहाँ देखिए. आपने जब पहला एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर किया, आप यहाँ पहुंच गए +40 मिलीवोल्ट पे, ठीक है, और तकरीबन 1 मिलीसेकंड का टाइम लगा आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में. फिर आप सोडियम चैनल्स को क्या कर रहे हैं? इनएक्टिव कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं. इसका मतलब है जब आप नीचे आ रहे हैं तो सोडियम चैनल क्लोज हो रहे हैं. अब जब कोई चैनल अभी क्लोजिंग की प्रोसेस से गुजर रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि आप इसको फौरन दोबारा खोलें? ऐसा मुमकिन नहीं है. जो भी हमारे प्रोटीन चैनल होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, पहले उसको फुल बंद करना पड़ेगा. ये बात याद रखो. अगर वो क्लोजिंग शुरू करेगा तो पहले बंद होगा. ऐसा नहीं है कि वो आधा बंद हो फिर फौरन खुल जाए. ऐसा नहीं. पहले वो बंद, एक बार इसने बंद करना शुरू किया ना, तो वो लाजमी बंद होगा, कंप्लीटली बंद होगा. तो पहले वो बंद होगा. अच्छा, बंद होने के बाद भी उसको फिर अगर दोबारा इसको खोलना है तो उसको एक्टिव कराना पड़ जाता है. एक्टिव करने में थोड़ा टाइम लगता है. आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर चैनल आके सारे यहाँ पे बंद होते हैं सोडियम के, और फिर मतलब 3 मिलीसेकंड तक बंद होते हैं, तो कम से कम 2 मिलीसेकंड इसको लगते हैं एक्टिव होने में, और उसके बाद सोडियम चैनल दोबारा खुलेंगे. क्योंकि एक्शन पोटेंशियल उस वक्त तक जनरेट हो ही नहीं सकता जब तक सोडियम चैनल्स खुले नहीं. एक्शन पोटेंशियल का ताल्लुक ही सोडियम के साथ है. जब सोडियम अंदर आते हैं तो एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होगा ना. अब सोडियम एक बार बंद हो रहा होगा तो पहले बंद करने का इंतजार करें, फिर एक्टिव होने का इंतजार करें, फिर जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये बात लिखी है, अगर आप देखें, this is called the refractory period. It occurs क्यों? Because the sodium ion channels are closed and cannot be stimulated to reopen immediately. The membrane cannot be depolarized and a new action potential cannot be formed. ठीक है बेटा? अच्छा, अब मैं यहाँ एक चीज आपसे और डिस्कस करने जा रहा हूँ. प्लीज फोकस कीजिएगा. मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स एक एक करके भाग रहे हैं. बाद में ये लोग रो रहे होंगे क्योंकि मैं आपके साथ कोई रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा, मैं पहले कह चुका हूँ, और आप अपना नुकसान कर रहे हो. सो प्लीज फोकस कीजिएगा. ये चीजें आसान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका आपके एग्जाम्स में. डायग्राम को देखें. अब ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, इसका तो फैसला हो गया कि रिफ्रैक्टरी पीरियड यहां से लेके यहां तक है. अच्छा, अब ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है बेटा, इसके 2 टाइप्स होते हैं. रिफ्रैक्टरी पीरियड के 2 टाइप्स हैं. मैं इसको 2 हिस्सों में अभी तोड़ूंगा, बांटूंगा. एक को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. क्या कहोगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा होगा. हाँ, एक को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी और दूसरा क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. बहरहाल इन दोनों को समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं कि इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. इस पे 2-3 मार्क का सवाल आता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिफ्रैक्टरी पीरियड. 2 कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इट इम्पोजेस एन अपर लिमिट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नर्व इम्पल्स. बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड या नंबर ऑफ इवेंट्स पर. कोई भी इवेंट है और उसके कितनी जल्दी वो कितने टाइम में हो रहा है. अगर ये रिफ्रैक्टरी पीरियड ना होता तो आपको नहीं लगता कि जो स्टिमुलस है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती. एक स्टिमुलस, दूसरा स्टिमुलस, तीसरा स्टिमुलस एक ही जगह पे फायर हो रहा है, यूं 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 ग्राफ बनता. इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए एक टाइम पीरियड होना चाहिए. ऐसा ना हो कि स्टिमुलस, बहुत सारे स्टिमुलाई एक ही जगह पे बहुत जल्दी फायर हो. क्योंकि अगर आप एक जगह पे ज्यादा स्टिमुलाई फायर करेंगे
तो उसका जो इम्पैक्ट होता है किस चीज के ऊपर, इसका जो स्टिमुलस होगा वो बहुत शार्प होगा। एक आप अपने हाथ को किसी को हल्का हल्का थपथपी देते हो, शाबाश देते हो, और किसी को थप्पड़ मारते हो, तो दोनों को इसके स्किन को टच करते हो, लेकिन एक में स्किन को हल्का टच करते हो, एक में स्किन को जरा जोर से मारते हो। तो जब आप हल्का टच करते हो तो जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो कम होती है इम्पल्स की, और जब शार्प से मारते हो तो उससे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा इम्पल्सिस पर सेकंड टाइम चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक लिमिट है और ये लिमिट वेरिएबल है। यानी अगर कोई 3-4 एक्शन पोटेंशियल आते हैं और आप इस रिफ्रैक्टिव पीरियड को कम कर लेते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव पीरियड यहाँ कितना है? 4 मिलीसेकंड है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो 3 मिलीसेकंड में हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? जी, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर 2 मिलीसेकंड होगा तो और बढ़ेगी, सही है? और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टिमुलस की शार्पनेस का अंदाजा होता है। आई मीन यही वजह होती है कि जैसे अब दांत निकाल रहे हैं तो दांत के अंदर आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एक्शन पोटेंशियल की वो बहुत फास्ट होती है, इसलिए आपको दर्द का एहसास ज़्यादा शार्प होता है। आप कोई तेज आवाज़ सुनते हैं, स्लो आवाज़ सुनते हैं, बहुत लाउड आवाज़ सुनते हैं, तो इसमें आप डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं? इनमें फ़र्क कैसे करते हैं? जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज़। तो जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो एक्शन पोटेंशियल तो आपका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो छोटा हो जाता है, इसका टाइम पीरियड कम हो जाता है और ये पीक्स जो हैं पर यूनिट टाइम ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप का स्लो है, मतलब आप पियानो बजा रहे हैं, आपकी उँगलियों की बहुत हल्की-हल्की मूवमेंट है, तो इसका मतलब है आपका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो बड़ा है। तो ये रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है ना, ये इम्पल्सेस की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ आगे। It limits the number of देखो ना, देखो it imposes upper limit on the frequency of nerve impulses because the refractive period lasts for approximately 4 to 8 milliseconds. Species to species variable होता है, 4 से 8 मिलीसेकंड तक होता है। It limits the number of nerve impulses that can pass along an axon in a given time. ठीक है? एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड का काम क्या है? ये देखो, इट इंश्योर्स दैट नर्व इम्पल्सेस कैन ओनली पास इन वन डायरेक्शन अलोंग द एक्सॉन। अब आप देखिए कि एक्सॉन से जो इम्पल्स गुजर रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में हो। ऐसा ना हो कि वो प्रोपेगेट ना हो, क्योंकि अगर स्टिमुलस यहाँ आता है तो वो यूँ भी जाएँ, यूँ भी जाएँ, प्रोपेगेट नहीं होगा। इसलिए कि ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक जगह स्टिमुलस लगता है तो ज़ाहिर-सी बात है, वो अगर एक बार उसकी डायरेक्शन यूँ हुई तो वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जो पीछे जो सेल होगा, वो किस कंडीशन में है? वो रिपोलराइज़ेशन में है। मसलन ये एक एक्शन पोटेंशियल है, अगर ये इधर जा रहा है तो ये वापस नहीं आ सकता। इसलिए कि अब ये आगे ही जाएगा, क्योंकि पीछे का जो सेल है, वो किस कंडीशन में है? वो रेस्टिंग कंडीशन में है, सॉरी रिपोलराइज़ हुआ है, और रिपोलराइज़ेशन का मतलब है इसको थोड़ा टाइम लगेगा दूसरा स्टिमुलस लेने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से आप गुज़र चुके हैं, तो आपका मुकाबला मेम्ब्रेन के 2 सेगमेंट के साथ है। अगला वाला सेगमेंट ऐसा है जहाँ इम्पल्स पहुँचा ही नहीं है, और ये वाला ऐसा है जहाँ से इम्पल्स गुज़र गया, तो सीधा-सीधा मतलब है कि इम्पल्स जहाँ से गुज़रा है वहाँ से वापस तो नहीं आ सकता, वो उधर ही जाएगा जहाँ के वो अभी इम्पल्स नहीं पहुँचा। इसका हम कहते हैं कि वन वे डायरेक्शन को ये फ़ेवर कर रहा होता है। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है, इट इंश्योर दैट नर्व इम्पल्सेस कैन ओनली पास इन वन डायरेक्शन अलोंग द एक्सॉन। क्यों? दे कैन ओनली पास फ्रॉम एन एक्टिव रीजन टू अ रेस्टिंग रीजन। अब पीछे वाला रेस्टिंग नहीं है, पीछे वाला जो है वो रिपोलराइज़ हुआ है। दे कैन नॉट डबल बैक, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी जाएँ, यहाँ भी जाएँ, बिकॉज़ द मेम्ब्रेन इमीडिएटली बिहाइंड द एक्टिव रीजन इज़ इन द रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्योंकि जब ये आपका एक्टिव रीजन अब ये हो गया, यहाँ इम्पल्स आ रहा है, तो इसका जो पीछे वाला रीजन है वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से गुज़र रहा है, वहाँ कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल वापस भी नहीं आ सकता और नया भी नहीं आ सकता, एंड कैन नॉट बी डीपोलराइज्ड अगेन। सो डिड यू गेट दीस 2 पॉइंट्स? रिफ्रैक्टिव पीरियड के कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आए? एक तो ये वन वे मूवमेंट को अलाउ करेंगे, और एक जो फ्रीक्वेंसी की लिमिट है उसको मेंटेन रखेंगे। हसन, समझ रहे हो? जी बेटा, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा?
यूशा, ज़ैनब आबदी, जी सर आ गई। जी सर। ज़ैनब समझ आ रहा है बेटा? जी जी सर। थोड़ा सा मुश्किल है टॉपिक, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है होपफुली, लेकिन ये कि आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल में, कोई इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, तो बस मैं इसको फिर यहीं क्लोज कर रहा हूँ, आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि अभी मुझे नमाज भी पढ़नी है और लंच भी करनी है इंशाल्लाह। फिर इसको नेक्स्ट क्लास से आगे से स्टार्ट करें। रिफ्रैक्टिव पीरियड के 2 टाइप्स पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड यू नो दी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो अगर आपको में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज आस्क मी, हियर इट्स योर टर्न नाउ। नहीं है? ठीक है देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।